नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हम फिर हाजिर हैं हमारा खास कार्यक्रम कहानी कुर्सी की लेकर, जिसमें हम बात करेंगे उन किस्सों की जो कुर्सी से जुड़े हुए हैं। रोज की तरह खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगावकर जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आज हमारे शो में बात करेंगे बिहार की, जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अब यूपी का साथ मिल गया है, यानी कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का साथ मिल चुका है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को। बिहार में कुल मिलाकर 20 साल पहले की तस्वीर देखने को मिल रही है। 20 साल पहले लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और सोनिया गांधी की तिकड़ी हुआ करती थी। आज उनके बेटों ने मोर्चा संभाल लिया है। मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव आज लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव और सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी का साथ देने के लिए पहुंच चुके हैं। और ये साथ है वोट अधिकार यात्रा को लेकर। और कैसे यात्रा में पहुंचते ही या बिहार पहुंचते ही अखिलेश यादव ने एक बड़ा दावा कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि जैसे हमने अवध में बीजेपी को साफ कर दिया, अब वक्त आ गया है कि मगध से भी बीजेपी को साफ कर दिया जाए। आपको जानकारी दे दें कि राहुल के साथ आज भोजपुर जिले के आरा से रोड शो की शुरुआत हुई है। ये मेगा रोड शो आरा से सारण और फिर सिवान जिले तक जाएगा। इसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। रोड शो बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन की ताकत का प्रदर्शन है। इसका सीधा मैसेज वोटर्स तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। भोजपुर बेल्ट में अखिलेश को मैदान में उतारने के पीछे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रणनीति है। बिहार पहुंचते ही अखिलेश यादव ने अपनी लाइन क्लियर कर दी। अखिलेश ने दावा किया कि इस बार बिहार से बीजेपी का पलायन होगा। यूपी में जैसे अवध से हटाया, वैसे ही बीजेपी को अब मगध से भी हटाएंगे। सबसे पहले सुनिए अखिलेश यादव ने क्या दावा किया है। बिहार की जनता को तेजस्वी जी पे भरोसा है कि वो पलायन नहीं होने देंगे बेरोजगारों का। लेकिन एक बात जो साबित हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार से पलायन होने जा रहा है। ये इस्तेमाली पार्टी है, लोगों को बर्बाद कर देती है इस्तेमाल करने के बाद। कि अवध से हम लोगों ने बाहर किया बीजेपी को, अब मगध के लोगों की जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने की। अवध से हटाया है बीजेपी को, मगध से भी बीजेपी हटेगी। तो इस बार अवध में अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले ने उत्तर प्रदेश में काम किया और इसी को लेकर अखिलेश यादव बड़े कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं और यही वाला फॉर्मूला वो बिहार में भी लाने की चर्चा कर रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये फॉर्मूला कामयाब हो गया अखिलेश यादव का। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि अवध में नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा, लेकिन क्या ये तिकड़ी इतनी मजबूत नजर आ रही है बिहार में? मगध जहां पहले से ही एनडीए कमजोर है, जहां की 6 सीटें कुल एनडीए जीत पाया था, 20 सीटों पर महागठबंधन ने चुनाव जीता था, वहां पर ये कुछ कमाल कर पाएंगे? नहीं, देखिए, एक तो ये कि पहले से ही बिहार में, जिसको पीडीए कहते हैं अखिलेश यादव, वो जितना संभव हो उतना मजबूत खांचा पहले ही वो बना हुआ है। लालू प्रसाद यादव अकेले मुस्लिम यादव के नेता नहीं हैं, उनके पास और भी जातियां जुड़ी हुई थी और उसी वजह से बिहार में चाहे जो हो जाए, एक 25 से लेकर 30% के बीच का एक मतदाता समूह, कभी वो 22-23 हो जाता है, कभी वो और ऊपर चला जाता है, लेकिन वो मतदाता समूह हर हाल में लालू जी के नाम पर जुड़ा रहता है। अब आप नया यहां जोड़ क्या सकते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बाद में प्रयोग किया, वो प्रयोग यहां पहले से है। यहां नीतीश कुमार जेडीयू के नेता जो कुर्मी समाज से आते हैं, वो वहां नेता के तौर पर हैं। यहां जीतन राम मांझी वो एनडीए का हिस्सा हैं। यहां चिराग पासवान जो पासवान समाज के सबसे बड़े नेता हैं और दूसरे लोग भी उनके साथ जुड़ते हैं, वो यहां उनके साथ हैं। उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता वो उनके साथ हैं। तो ओवरऑल अगर कहें तो जो सोशल इक्वेशन, सामाजिक समीकरण की बात होती है, वो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू और दूसरी पार्टियों का बड़ा स्ट्रांग है। अब अखिलेश क्या जोड़ सकते हैं? अखिलेश इसमें कुछ नहीं जोड़ सकते सिवाय घटाने के। क्यों? आपने कहा कि मुलायम सिंह, लालू जी और सोनिया जी की तिकड़ी थी, ये तिकड़ी कभी नहीं रही। ये एक दूसरे को हमेशा मतलब एक तरह से कहें कि एक दूसरे की महत्वाकांक्षा की राह में अगर सबसे बड़ा रोड़ा गाड़ी के आगे काट कोई रखता था तो यही लोग रखते थे। मुलायम सिंह यादव ने कभी लालू जी को नहीं बनने दिया। मुलायम सिंह की राह में सोनिया गांधी अड़ंगा रही, सोनिया जी की राह में मुलायम सिंह अड़ंगा रहे, चिट्ठी नहीं दिया। तो कुल मिलाकर ये ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने दिया। अब इनके पुत्रों का हाल समझिए। इस समय अगर देखें तो तेजस्वी और अखिलेश अपनी जमीन पर फिर भी बहुत मजबूत दिखते हैं। अभी अखिलेश बड़ी सफलता हासिल करके आए, 111 विधायक, 37 सांसद, वो बड़ी चीज होती। तेजस्वी यादव सिर्फ 10-12 सीटों से हार गए थे 2020 का चुनाव, नहीं तो वो जीत जाते। लालू जो कहें कि लालू राज से, लालू की छवि से, उससे निकल कर आए थे।
अब लालू जी की छवि फिर हावी हो गई, वो फिर से अध्यक्ष बने हैं, लगातार बनते रहे। राहुल गांधी के हाथ में क्या है? राहुल गांधी क्या इस स्थिति में है कि वो कुछ जोड़ सकें? तो याद आता है कि हां, मुसलमान मतदाता समूह अब उनको निगाह से देखता है। तो ये पहले भी देखता था, वो लालू जी को वैसे भी देखता था। और अखिलेश यादव तो वहां जाएंगे और मान लीजिए कुछ ज्यादा लोगों ने अखिलेश जी का नारा वारा लगा दिया, तो फिर वो कहेंगे कि भाई यहां हमको इस विधानसभा में कुछ नारे लगाने वाले मिले थे, तो हमको भी कुछ सीट दे दो। तो वो जो जाएंगे वो घटाने जाएंगे, बढ़ा नहीं सकते हैं किसी। न तो ऐतिहासिक ऐसा कोई संदर्भ रहा है कि एक दूसरे की मदद करते रहे। जहां उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा है उसके इधर उधर एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो ठीक है, वैसे जाना अलग बात है, लेकिन कुछ घटा बढ़ा पाएंगे ऐसा नहीं होने वाला। अभी शक्ति का प्रदर्शन तो विनोद अग्निहोत्री जी किया जा रहा है, अपना एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव चाहे प्रधानमंत्री बनाने का दम भरें राहुल गांधी को, या राहुल गांधी वोट चोर के नारे लगवाएं। अब अखिलेश यादव भी इसमें जुड़ रहे हैं। यहां से कितना दम वो फूंक पाएंगे इस नैरेटिव में जो राहुल लेकर चल रहे हैं? देखिए, आपने कहा जैसा कि एकजुटता दिखाने की बात, ये ऑप्टिक्स होते हैं पॉलिटिक्स में। अब चंद्रबाबू नायडू बिहार में एनडीए में क्या जोड़ पाएंगे, लेकिन अगर आते हैं तो एक कहा जाएगा भी चंद्रबाबू नायडू आए, तो वैसे ही है। हालांकि अखिलेश यादव तो उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में बहुत नज़दीकी है, सीमाएं मिली हुई हैं, कल्चर सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से काफ़ी चीज़ें समान हैं। एक चीज़ जोड़ सकते हैं अखिलेश यादव, वो ये जोड़ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी वहाँ हमेशा अकेले लड़ती रही है चुनाव, कभी उसने आरजेडी से गठबंधन नहीं किया और कोई बहुत ज़्यादा कमाल नहीं कर पाई। उसको उत्तर प्रदेश सीमावर्ती इलाकों में किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 5,000, किसी में 10,000, किसी में 2,000, इस तरह वोट मिलते रहे हैं। कुछ जगह कुछ इंडिपेंडेंट लड़ने वाले सपा के टिकट से लड़े, अच्छा वोट ले गए। तो वो जो वोट है, फुटकर वोट ही है वो, लेकिन वो जुड़ेगा जब अखिलेश यादव होंगे। और वो उन सीटों पर जहाँ 1,500 से विधानसभा का चुनाव छोटा चुनाव होता है, तो 1,500 कई सीटों 200, 150 वोट से हार जीत हो जाती है। तो अगर ऐसी किसी सीट पर अखिलेश यादव का वोट प्लस करता है महागठबंधन को, तो उसका लाभ होगा। तो एक तो ये होगा। दूसरा परसेप्शन का कि भाई, तीसरा ये एक विपक्ष मतलब जो सत्ता पक्ष है, जो बिहार में जो इनका महागठबंधन का विरोधी खेमा है, उसको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि भाई देखिए अखिलेश यादव नहीं है। हम ही लोग कहते, अगर अखिलेश नहीं जाते, अभी परसों ही खबर आ रही नहीं जा रहे हैं, तो हम लोग कहने लगे थे अखिलेश नहीं जा रहे हैं, लेकिन तो वो भी बात खत्म होगी। और एक जो आपका जो इनका महागठबंधन का जो वोट है और जो अखिलेश जी की जाने से और थोड़ा सीमेंटेड होता है जाने से, तो ये सब फायदे होते हैं। बाकी तो लड़ाई वहां तेजस्वी लड़ रहे हैं। कांग्रेस कुछ ऐड ऑन कर सकती है, ऐड ऑन ये करती है। देखिए, कांग्रेस को हम लोग हमेशा ये मान के चलते हैं, कांग्रेस उत्तर प्रदेश बिहार में सही भी है, जमीन पर उस तरह नहीं है, लेकिन वो ग्लू का काम करती है। जैसे लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं होता तो ये 43 सीटें नहीं आती इनकी, ये, और तब एनडीए जो है वो 50-55 सीटों से आगे निकल कर पहुंच, हो सके 60 सीटें में जीत जाता। तो वो जो होता है, वो जो साइड ऑन होता है, उसका फायदा मिलता है। कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे 2005 में, ये 10 में जब चुनाव हुए थे, तो 22 सीटें आई थी आरजेडी की, और कांग्रेस की भी बहुत नाम मात्र सीटें आई थी। उसके बाद से उनको सबक मिल गया कि एकजुट होकर लड़ना है, तो लगातार लड़ रहे हैं। 2015 में नीतीश कुमार भी साथ थे, तो कांग्रेस 26 सीटें जीती थी 43 में, 20 में वो 19 सीटें ही जीत पाई 72 में। लेकिन कांग्रेस का जो भी 2%, 4% वोट है, वो ऐड ऑन ही करता है। और इस बार तो कांग्रेस पार्टी, खासकर राहुल गांधी की जो टीम है, उनकी कोशिश है कि दलितों का एक बड़ा सेक्शन जो लीडरलेस है, जिस कम्युनिटी से जगजीवन राम जी आते थे, उसको कांग्रेस के साथ और आरजेडी के साथ जोड़ा जाए। ईबीसी का एक सेक्शन जो आ सकता है, उसको कोशिश की जाए। अब कितना कामयाब हो पाते हैं तो नतीजे बताएंगे, लेकिन कोशिश ये हो रही है। अब देखिए, अखिलेश यादव ने यूपी में ये करके दिखाया, पिछड़ी जातियों को अपने साथ जोड़ा, लेकिन यहां नीतीश के साथ तेजस्वी यादव की लड़ाई होती है और नीतीश के सामने फॉर्मूला चल नहीं पाता, और इस बार इस फॉर्मूले को चलाने की कोशिश है। इसलिए जहां पहले से कमजोर है एनडीए, वहीं पर ताकत दिखाने की कोशिश है। उसी मगध रीजन से साफ करने की बात कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव भी अब कैसे एक्साइटेड है ये भी आपको सुनवा देते हैं। अखिलेश यादव के साथ वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत के साथ ही तेजस्वी और राहुल ने एक्स पर कई फोटोज शेयर किए। एक पिक में अखिलेश और तेजस्वी गले मिलते नजर आ रहे हैं। अखिलेश लाल गमछा पहने और राहुल गांधी कैप पहने दिखाई दे रहे हैं। राहुल ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें लिखा है, जन अधिकारों की रक्षा के लिए जारी वोटर अधिकार यात्रा ने क्रांति ला दी है। वहीं तेजस्वी यादव भी दावा कर रहे हैं कि वोट अधिकार यात्रा बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव लेकर आएगी। आज अंतिम दिन है और आज अखिलेश यादव जी भी हम लोगों के साथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं, और बीजेपी जो है घबराई हुई है।
जो ये ऐतिहासिक यात्रा हुआ है, इससे एनडीए में बड़ी बेचैनी है। सारे तंत्र मंत्र जो है इस्तेमाल जो है एनडीए के लोग कर रहे हैं। वो क्या क्या कर रहे हैं, एक एक चीज़ों पे हमारी पैनी नज़र है। लेकिन कुछ भी कर ले, इस बार बिहार में सत्ता में वापस लौटने वाले ये लोग नहीं हैं। तो देखिए, उत्तर भारत की लड़ाई, आप समझिए कि उत्तर भारत के ही जो नेता हैं वो भारतीय राजनीति में डोमिनेट करते हैं और ये भी माना जाता है कि जो दिल्ली के सिंहासन का रास्ता है वो इन दोनों ही राज्य, उत्तर प्रदेश और बिहार की राजधानी पटना और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से होकर जाता है। अब ये तीनों नेता इस वक्त बिहार में है। क्या कमाल समीर जी ये कर पाएंगे? अब जैसे तेजस्वी कह रहे हैं कि उथल पुथल तो हमने मचा दी है एनडीए के खेमे में, वो लोग अब ये तो सोच रहे हैं कि इनका काट क्या निकाला जाए। ये अपनी एकता भी दिखा रहे हैं और आकर बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है इस बार जो 2025 का जो विधानसभा चुनाव बिहार में होने जा रहा है वो महागठबंधन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति उनके सामने है। 2020 में जिस तरीके से तेजस्वी यादव का प्रदर्शन रहा था कि बिल्कुल करीबी लड़ाई में वो सत्ता से बाहर हो गए थे, उसके बाद 5 साल में तेजस्वी यादव की स्थिति मजबूत होने के बजाय कमजोर भी बहुत ज़्यादा हुई है। बीच में नीतीश कुमार आपके साथ आते तो आपको लगता है कि 2025 का चुनाव हम मिलकर जीत लेंगे। नीतीश कुमार फिर चले जाते हैं और जिस तरीके से तेज प्रताप यादव परिवार से अलग कर दिया जाता हो, तेज प्रताप यादव जिस तरीके से लगातार पार्टियों को जोड़ रहे हैं और चुनाव में चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर बनकर जो उभरा है इस बार बिहार की राजनीति में, और जिस तरीके से वो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव पर, कांग्रेस पर लगातार हमलावर है, तो महागठबंधन को ये डर है कि भाई 2020 के चुनाव में तो चिराग पासवान अलग था, चिराग पासवान ने तो नीतीश कुमार की पूरी लंका ही लगा दी थी। इस बार चिराग पासवान तो सत्ता के साथ है, तो इस बार प्रशांत किशोर जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और प्रशांत किशोर का भी उसी वोट बैंक पर ध्यान है जो वोट बैंक बहुत ज्यादा मजबूत महागठबंधन के साथ था। वो मुसलमानों को आकर्षित कर रहे हैं, वो पिछड़े लोगों को आकर्षित कर रहे हैं और लगातार तेजस्वी और कांग्रेस के ऊपर हमलावर है। तो मुझे लगता है कि ये महागठबंधन को लग रहा है कि भाई इस बार चुनौती बहुत बड़ी है हमारे सामने, और 20 साल से सत्ता से बाहर है बिहार की राजनीति से। अगर आप देखेंगे तो अगर इस बार भी अगर हम सत्ता में नहीं आ पाए तो फिर तेजस्वी यादव के लिए बहुत मुश्किल होगा अपने पार्टी के नेताओं को रोक के रखना। राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सामने होगी कि भाई आप बिहार हार गए तो बंगाल में ममता बनर्जी आपके लिए बहुत स्पेस नहीं होगी। महागठबंधन कैसे एकजुट रहेगा? अखिलेश यादव आखिरी दिन पहुंचे हैं। अभी कल जो प्रियंका गांधी ने कहा था हेलमेट पहनते समय कि भैया आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैं यहाँ पर हूँ, तो उसी तरह से अखिलेश यादव एक दिन अपने एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ चले गए। अगर अखिलेश यादव इनके साथ होते तो सिर्फ एक दिन की यात्रा में क्या आते, कम से कम 2 से 3 दिन रहते हैं। ठीक है, अखिलेश यादव का वोट बैंक और तेजस्वी यादव का वोट बैंक सेम है, उनका यादव और मुसलमान का जो उत्तर प्रदेश में समीकरण है वही समीकरण बिहार के अंदर है। अखिलेश यादव संदेश देने की कोशिश करेंगे कि भाई यादव से और मुसलमानों से बटना नहीं है, जहां मैं हूं, जहां कांग्रेस है और जहां तेजस्वी यादव है, वोट वहीं पड़ना चाहिए, वो चाहे यादवों का हो चाहे मुसलमानों का। इसके अलावा जो पीडीए का जो सपोर्ट उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मिला था लोकसभा चुनाव में, तो अखिलेश यादव बताना चाहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा में पीडीए ने मेरा समर्थन दिया था वैसा ही पिछड़ा दलित बिहार के अंदर महागठबंधन के साथ आए। लेकिन उसके बाद उपचुनाव भी हुए। अगर लोकसभा में अखिलेश यादव जीते थे तो उपचुनाव में अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी से उपचुनाव हारे भी है, जहां उनके बहुत प्रोमिनेंट मजबूत सीट रही है। तो ठीक है कि महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसमें स्टालिन भी वहां पर आ चुके हैं, ममता बनर्जी आई नहीं है, उद्धव ठाकरे अपने गणपति उत्सव के कारण नहीं आ पाए। तो इंडिया गठबंधन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है वहां पर, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल अलग हो चुके हैं। के नेता हैं जो इस वक्त हम तस्वीरों में देख रहे हैं, चाहे हम राहुल गांधी की बात करें, हम अखिलेश यादव की बात करें, चाहे हम तेजस्वी यादव की बात करें, मोटा मोटी समीर जी इनका जो वोट बैंक है वो भी एक जैसा है। एमवाई समीकरण पर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में जीतते आए हैं और एमवाई समीकरण पर लालू यादव ने जीत दर्ज की। लेकिन 2005 के बाद से इस एमवाई समीकरण के अलावा जितनी भी जातियों को जोड़ने की कोशिश तेजस्वी ने की नीतीश के सामने, अगर नीतीश नहीं है तो वो फेल हुआ ना। निश्चित इस बार वो जोड़ पाएंगे कि नहीं? बहुत मुश्किल है। देखिए ना, नीतीश कुमार तो मतलब बिहार के राजनीति में ऐसे है कि उनके दोनों हाथ में लड्डू है। वो दोनों के साथ सरकार बना चुके हैं, वो लालू प्रसाद के साथ भी सरकार बना चुके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी सरकार बना चुके हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और ये तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि भाई बिना नीतीश के कोई सरकार नहीं बना सकता। नीतीश जिसके साथ जाएंगे वो सरकार बनाएंगे। मतलब मुश्किल लग रहा है, मुश्किल है मुझे लग रहा है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी रैलियां कर रहे हैं, देखिए खाली एमवाई गठबंधन से कभी कोई सरकार नहीं बनती है। राजनीति में, लोकतांत्रिक उसमें प्रक्रिया में सरकार बनाने के लिए कम से कम 3 सामाजिक बड़े वर्गों का समूह जरूरी है। उत्तर प्रदेश में भी जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी 2012 में पूर्ण बहुमत की, तो उसके साथ उसका अपना जो पिछड़ा वोट बैंक था वो एकजुट था, मुस्लिम वोट बैंक था, और सवर्णों का भी एक सेक्शन उनको मिला था। कांग्रेस की सरकार भी ऐसी ही बनती रही। बीजेपी ने भी जब की सरकार तब बनी है जब बीजेपी को भी पिछड़ी जातियों का एक बड़ा समर्थन मिला है।
जो उत्तर प्रदेश में, और बिहार में चूंकि नीतीश कुमार के पास ईबीसी का वोट एक बड़ा जनाधार है, इसलिए वो तराजू का ऐसा बांट है कि जिस पलड़े में बैठ जाते हैं वो पलड़ा भारी हो जाता है। लेकिन अब नीतीश कुमार की स्थिति बिहार में धीरे धीरे वही होने वाली है जो उत्तर प्रदेश में मायावती जी की हुई। एक समय यही उत्तर प्रदेश में हो गया था कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और बीजेपी ये ट्राइंगल था, और मायावती जी एक तरह से वो, हालांकि समाजवादी पार्टी के साथ वो 1993 में काशीराम जी ने समझौता किया था, उसके बाद 1919 में लोकसभा में हुआ जो कोई कारगर नहीं हुआ, तो वो 3 बार उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, बीजेपी के साथ हो गई। लेकिन धीरे धीरे उनका वोट जिसने श्रिंक किया और आज वो 11-12% वोट पर हैं और उससे भी कमी है, और लोकसभा में भी एक सीट नहीं है उनकी, तो वही स्थिति धीरे धीरे जनता दल यू की हो सकती है बिहार में। वो फिर एनडीए यानी बीजेपी बनाम आरजेडी के बीच का मुकाबला हो जाएगा। देखिए, ये तस्वीर जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें एक और तस्वीर नजर आ रही है। इसमें राहुल गांधी भी हैं, इसमें तेजस्वी यादव भी हैं, इसमें अखिलेश यादव भी हैं, तो साथ में रोहिणी आचार्य भी खड़ी हुई नजर आ रही हैं। अभी तक मीसा भारती की मौजूदगी खूब हमने देखी थी बिहार के चुनावों में, लेकिन अब एकाएक रोहिणी आचार्य हैं जो लीड ले रही हैं एग्रेसिवली सोशल मीडिया पर भी। जब जब उनके पिता के बारे में, उनकी पार्टी के बारे में, उनके भाई के बारे में कुछ कहा जाता है तो रोहिणी आचार्य हैं जो एग्रेसिवली जवाब देती हैं। इसलिए उनकी ये जो तस्वीर है काफी दिलचस्प नजर आ रही है। रोहिणी नजर आ रही है लेकिन मीसा भारती कहीं नजर नहीं आ रही। अमूमन जब बात आरजेडी की होती है तो कोई कार्यक्रम आरजेडी का होता है तो तेजस्वी यादव के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आता है तो वो मीसा भारती होती हैं। अब रोहिणी आचार्य पॉलिटिकल इवेंट्स में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं दिखती थी, लेकिन इस बार की यात्रा में मीसा भारती की जगह रोहिणी आचार्य नजर आ रही हैं, जो अपने आप में एक दिलचस्प पिक्चर है। मीसा भारती की जगह रोहिणी आचार्य जी, क्या फर्क हर्षवर्धन जी लगता है? देखिए, एक तो मुझे लगता है कहीं न कहीं जो हर परिवार में होता है वो बड़ा स्वाभाविक है, इसमें मतलब कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है। लालू जी के भी जो परिवार है उनके पुत्र और पुत्रियों के बीच में विरासत की लड़ाई बड़ी हो गई। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी का इस तरह से अलग हो जाना, अलग तो पहले दिन से थे, उन दोनों के बीच में कभी पटी नहीं, चाहे दोनों कुछ भी बोल रहे हैं, कृष्ण अर्जुन कहें हम युद्ध जिताएंगे, लेकिन कभी पटी नहीं और बड़े खराब हालात रहते थे। लोग जो वहां जो जानते हो तो बताते हैं कि घर में मारपीट तक की नौबत आती थी तेज प्रताप और उस तरह की जो स्थिति बनती थी। मीसा एक समय में अपने आप को ये मानती थी कि वो जिस तरह से चाहेंगी उस तरह से राजनीति चलेगी, लेकिन तेजस्वी ने जब से कमान संभाली है तब से इन सबको खारिज किया है। रोहिणी आचार्य जो एक अपने पिता को उन्होंने जीवन दान जैसा दिया, सिंगापुर तब वो रहती थी, वहाँ इलाज कराया उनका, लेकिन रोहिणी आचार्य जिस तरह से अभी बोल रही हैं, और कल का तो उनका बयान वो बड़ा, मतलब मैं तो नहीं चाहता हूं कि उसको सार्वजनिक तौर पर बड़ी चर्चा की जाए, उन्होंने जिस तरह से उसका जिक्र किया लीडरशिप के मुद्दे पर, यानी तेजस्वी की लीडरशिप पर राहुल गांधी ने ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अरे अभी तो बिया नहीं तय किया हुआ, आप लोग तो बड़ा आगे तक की सोच रहे हैं। अब मतलब वो जिन शब्दों में उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता हूं यहां बोलूं, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि वो एसर्ट कर रही हैं, वो अपनी उस भूमिका को लेना चाहती हैं। वो अभी राजीव प्रताप रूडी से वहां हारी थी जब लोकसभा चुनाव हुआ था, लेकिन वो कोशिश कर रही, और मीसा शायद उनके हाथ से स्लिप कर गई है, जो लालू परिवार की विरासत थी वो स्लिप कर गई। तो अब तेजस्वी और रोहिणी आचार्य की केमिस्ट्री दिखती है। क्या तेज प्रताप यादव के बाहर जाने से मीसा भी कुछ नाराज हैं, दुखी हैं, या वो नहीं, उनको लगता है कि तेजस्वी अभी मुख्यमंत्री बनने की ओर बढ़ सकते हैं तो उनके साथ खड़ी? तो मुझे लगता है ये परिवार के बीच का द्वंद्व है, इसका बाहर की राजनीति से कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक बात इसको अच्छे से समझिए, वहां अखिलेश यादव कुछ अगर देने की स्थिति में होते तो सचमुच उस तरह से नजर आते। ये रस्म प्रक्रिया, रस्म अदायगी भर है, चले गए हैं, और कभी कोई मतलब जैसे अभी विनोद जी ने कहा कि नायडू जी आ जाए, कहां भाजपा बुलाती है इस लिहाज से क्या हो हमारे लिए किसी तरह से, ना भाजपा को कोई और कोई ऐसे बुलाएगा जहां कोई जरूरत है। हाँ, जहां आप उस तरह से मिलते हैं कि एक दूसरे के साथ चलेंगे तो होगा। यूपी में जो भाजपा के सहयोगी दल हैं वो ऐड करते हैं, वो जोड़ते हैं, तो उनको भाजपा चाहेगी। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रतीक भर है, अच्छे चित्र बनेंगे, अच्छी रील बनेंगी, बाकी ये सब लोग एक दूसरे को जितना संभव हो सकेगा कट टू साइज करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, तेजस्वी राहुल गांधी के बर्ताव से बहुत नाराज हैं, मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम उन्होंने नहीं किया, इससे बहुत नाराज हैं, और एक तरह से उनका यह मानना है कि राहुल गांधी छवि निर्माण यात्रा में बदल गई है, इससे तेजस्वी का कोई भला नहीं हो रहा है। देखिए, अखिलेश यादव कह चुके थे ना कि भाई राजनीति में अपने हर प्रदर्शन की कीमत वसूली जाती है, तो अखिलेश यादव आज गए तो वो सीट बंटवारे में भी इसकी कीमत वसूल करने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे मैं आया हूँ यहाँ पे आपके लिए चुनाव प्रचार करने की, मेरा भी वोट बैंक है, तो 2-4 सीटें मेरे भी लिए निकाल के रखी है, बिहार में मैं भी
अपनी पार्टी को टिकट देना चाहता हूं और मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूं, तो मेरा भी जो बनता है 2 या 4 या 5 सीटों का, वह इंडिया गठबंधन मुझे दे, तो वो अपने कई क्षेत्रों में अपने सीट उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिश करेंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं कि भाई यादव समीकरण और मुसलमानों का जो वोट बैंक है बहुत स्ट्रांगली इनके पीछे खड़ा है, लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि अभी मैं इनकी मदद करूंगा तो अभी 2027 में उत्तर प्रदेश में तो चुनाव है, तब तेजस्वी यादव मेरे प्रचार के लिए आएंगे, तब राहुल गांधी बहुत ज्यादा सीट की डिमांड नहीं करेंगे, मैं कहूंगा बिहार में आपकी मदद की थी, अब उत्तर प्रदेश में आप मुझे ज्यादा समर्थन दो। तो मुझे लगता है ये अपनी अपनी सीटों का क्षेत्र राज्य की राजनीति का है कि अब हम आपको समर्थन कर रहे हैं, 2027 में योगी के खिलाफ आप मुझे समर्थन कर देना, फिर 2029 के लोकसभा चुनाव में देखेंगे हम साथ में रहते कि नहीं। तो स्थानीय राजनीति का अपना अपना क्षेत्र है फिलहाल। स्थानीय राजनीति में समीर जी अब कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा होगा, इसको लेकर भी चर्चा बड़ी खूब होने लगी है, क्योंकि अभी तक वोट चोर के नारे राहुल गांधी लगवा रहे थे, तेजस्वी यादव लगवा रहे थे, वोट अधिकार यात्रा के जरिए वोट चोरी वाला नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को जो भद्दी भद्दी गालियां दी गई उसने जबरदस्त बवाल मचा दिया। बिहार से लेकर बंगाल तक इसका इंपैक्ट दिखा, दिल्ली से महाराष्ट्र तक इसके रिएक्शन सामने आने लगे। लेकिन एक बात जिसे हर किसी ने नोटिस किया वो है राहुल गांधी की चुप्पी। राहुल गांधी गालीकांड के बाद से कई सभाएं कर चुके हैं, सोशल मीडिया पर कई पोस्ट कर चुके हैं, लेकिन इस मुद्दे पर राहुल ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। जब हर कोई राहुल गांधी से माफी की उम्मीद कर रहा था, उस समय राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि बेगुनाह इल्जाम लगाने पर चुप नहीं बैठता और चोर पकड़े जाने पर खामोश हो जाता है। राहुल गांधी ने लाइन इस संदर्भ में लिखी ये तो नहीं बताया, लेकिन इस लाइन को गालीकांड के बाद राहुल की चुप्पी से जोड़कर देखा जाने लगा, क्योंकि राहुल गांधी अब चुप हैं। वो जरूर कल जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ था उस पर बोल रहे हैं, सत्यमेव जयते कह रहे हैं, लेकिन गाली कांड पर एक खामोशी नजर आती है। और हर्षवर्धन जी जो हम जिक्र कर रहे हैं वो आपके ट्वीट से, आपके पोस्ट से ही हम लोगों को समझ में आया कि कहीं ये खामोशी वही वाली खामोशी तो नहीं जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कल्प्रिट होता है वो चुप हो जाता है। नहीं, देखिए राहुल गांधी ने ये हमला नरेंद्र मोदी के ऊपर किया था वोट चोरी को लेकर, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आप उसको ध्यान से देखिए, मीडिया ने जितना वोट चोरी के, वोट अधिकार यात्रा के इस पूरे माहौल को जितना आगे बढ़कर दिखाया है, पीएम को नहीं दिखाया है। राहुल गांधी की इस अधिकार यात्रा, इस वोट चोरी के अभियान को दिखाया है। बाकायदा 2-2 बार लाइव सभी टीवी चैनलों ने देश के, जब ये कहते हैं कि मीडिया तो पूरी तरह से बस सरकार के लिहाज से काम करता है, उसको चलाया। यहां तक कि कई बार तो नीरस सा हो गया तब भी चला, लेकिन वो जो जिसको है ना बज़ था वो खत्म हो गया है। वोट चोरी सुनते ही लोगों को चिढ़ आती है कि कैसा आदमी ये लगातार झूठ बोलता रहता है, सिर्फ अफवाह फैलाता है। सारे लोग निकल कर सामने आ गए, तो एक तरह से कहें कि जो गुब्बारा था वो पूरी तरह से पिचक गया। अब राहुल गांधी का संकट क्या है कि उन्होंने जो चीज अक्सर उनके साथ ही देखा गया है कि वो जो करते हैं गलत हो तो वो यू टर्न नहीं लेते हैं। कई बार राजनीति में कहा जाता है फ्लेक्सिबिलिटी, उसको यू टर्न कहा जाने लगा, लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो अच्छा है। राहुल गांधी के साथ ये को बहुत अकड़े रहते हैं, वो एक तरफ चल दिए तो चल दिए। वो इस यात्रा में भी वही होता दिख रहा है और वो सब पर भारी पड़ रहा है। अब जब आपने ये लिखा और अब आप चुप हैं तो जनता उसको देखकर निश्चित तौर पर वही सोचेगी। और बिहार के लोगों को तो ये लग रहा है ना कि भाई ये आदमी आकर देश भर में तो ऐसे कहता रहा, यहां आकर ये कह रहे हैं कि अरे बिहार में वोट चोर, किसका चोर हो गया। अब अगर सचमुच इतने वोट चोरी हुए होते तो क्या वो बिहार में सड़कों पर धरना प्रदर्शन के तौर पर, आंदोलन के तौर पर न दिखता। और बिहार तो वैसे ही बड़ी आंदोलन वाली भूमि है, बड़ी जागरूक भूमि है, वहां अगर नजर नहीं आ रहा है इसका मतलब ये पॉलिटिकल कैंपेन भर रह गया है। राहुल गांधी अपने उठाए मुद्दे पर बुरी तरह से फंस गए, सिर्फ फेस सेविंग की कोशिश हो रही है। यानी जो एक नया मुद्दा राजनीति में आया बिहार की विनोद अग्निहोत्री जी, और उस पर खूब इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की गई या उसमें खूब सेंटिमेंट्स जोड़ने की कोशिश की। प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी को गाली देने का मामला, बीजेपी खूब एग्रेसिवली इस पर वर्क कर रही है, खूब उसके नेता इस पर बयान कर रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और सामने पलटकर अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, वो इस मुद्दे पर मौन नजर आते हैं, वो खामोश नजर आते हैं। सेंटिमेंट किधर आपको जाता हुआ नजर आता है? इमोशनल कौन सा मुद्दा ज्यादा बिहार को हिट करेगा, या यूं कहूं कि इस मुद्दे ने क्या ओवरशैडो कर लिया है वोट अधिकार यात्रा वाले मुद्दे को? देखिए, सेंटिमेंट का अंदाजा खाली यहां बैठ के लगाना संभव नहीं है। 2019 के चुनाव में हिमाचल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल गांधी को यही गाली दी थी, तो क्या बीजेपी हार गई थी चुनाव? वहां 4 सीटें जो है हिमाचल की बीजेपी जीती थी। तो और उस वक्त न किसी ने माफी मांगी, न किसी ने कोई प्रतिक्रिया दी। वो तो प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के, सत्ती साहब। ये महाशय जिन्होंने गाली दी है, ये तो इनका तो कोई मतलब किस पार्टी में है अभी तक यही स्पष्ट नहीं हो पाया है। मतलब और गिरफ्तार हो गए, अच्छी बात है। हाँ, ये जरूर है कांग्रेस के नेताओं को ये कहना चाहिए था कि प्रधानमंत्री जी को जिसने भी गाली दी है गलत है, निंदनीय है, और
उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, उस व्यक्ति के खिलाफ ये बोलना चाहिए था। राहुल गांधी को ही बोलना चाहिए, खड़गे जी को ही बोलना चाहिए। जैसे कि उस समय बीजेपी का हाईकमान चुप था जब सत्ती ने दी थी गाली, आज कांग्रेस चुप है, जबकि कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है प्रकट रूप से। वो व्यक्ति तो कोई पदाधिकारी है नहीं, वो तो प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के। तो सवाल ये है कि कौन सा मुद्दा, रही बात एसआईआर का मुद्दा या जो मुद्दा है, ठीक है, हमको यहाँ बैठ के लग रहा होगा कि हवा निकल गई, लेकिन इतनी भीड़ जो आ रही है तो हवा कर निकलने के बाद भीड़ तो नहीं आती। उनकी हर वीडियो में आप देखो लोग आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अब मुद्दा, इसका इलेक्टोरल फायदा कितना होगा, चुनाव में कितना फायदा होगा, ये तो, क्योंकि चुनाव खाली एक मुद्दे पर नहीं होता है, चुनाव बहुत सारे मुद्दे क्लब होते हैं और वो हवा बनाते हैं। ये अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, ये तो एक तरह से अपनी पार्टी को या अपने महागठबंधन को एकजुट करके उसके कार्यकर्ताओं को एनर्जाइज करने की एक कवायद है, एक मुद्दे के साथ, चूंकि वहां एसआईआर हो रहा है। अब इसके साथ जब दूसरे मुद्दे जोड़ेंगे प्रचार में, वो जो वहां के स्थानीय मुद्दे हैं, तब कितना जोड़ पाएंगे, फिर सामाजिक समीकरण क्या होगा, उस हिसाब से नतीजे तय होंगे। तो ये मैं कह रहा हूं कि इसलिए ये जो मुद्दा बीजेपी को, इसका फायदा उठानी चाहिए, बिल्कुल उठा। कोई पार्टी, अगर राहुल गांधी के लिए बोला जाता किसी के द्वारा, किसी बीजेपी के मन से, तो कांग्रेस उठा दी, यही कांग्रेस कर रही है, बीजेपी कर रही है, तो राजनीतिक दल तो उसका फायदा उठाएंगे ही। अब सवाल ये है कि कांग्रेस कैसे हैंडल करती है, ये कांग्रेस को देखना है। ठीक, देखिए, लेकिन अभी तो चुप है, लेकिन अब भाषाई मर्यादा राजनीति में बहुत लांघी जा रही है। ये बिहार का मामला कैसे, बंगाल में भी अब एक भाषाई मर्यादा को लेकर अब जंग छिड़ गई है। पहले महुआ मोइत्रा ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कुछ कहा, फिर उस पर रिएक्ट बीजेपी नेता ने कर दिया और ये मामला बड़ा होता जा रहा है।